अब हम देखेंगे जो मारवाड़ में कर्षक आंदोलन हुआ उसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले के पार्ट के अंदर हमने बिजोलिया, बेंगू आदि जो किसान आंदोलन थे उनके बारे में देख चुके। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख लीजिए। थोड़ी प्लेलिस्ट पहले अव्यवस्थित थी, उस प्लेलिस्ट को अभी पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर दिया गया है। आपको क्रम से वीडियो प्राप्त हो जाएंगे और सारे वीडियोज़ आप अच्छी तरीके से उसमें से क्या कर लीजिए, देख लीजिए। अब देखो हम बात करेंगे मारवाड़ किसान आंदोलन की। तो मारवाड़ क्या था? राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य था और जिसके अंदर हम कह सकते हैं जो संपूर्ण राजस्थान का क्या आता था, 26% जो भूभाग है वो यहाँ आता था, जिसकी राजधानी क्या थी? जोधपुर थी। तो 26% भूभाग। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात यहाँ थी वो ये थी कि राजस्थान के जो लोग थे वो तिहरे चक्र के अंदर फंस रहे थे। कैसे चक्र के अंदर थे? तिहरे चक्र के, यानी ऊपरी कौन थे? अंग्रेज थे, उसके बाद राजा, और राजा के नीचे कौन थे? जागीरदार। तो किसानों के ऊपर इस तरीके से इनका क्या था? तिहरा नियंत्रण था। तो तिहरा नियंत्रण होने से क्या होगा? किसान बड़े ज़्यादा परेशान होंगे, उन पर ज़्यादा अत्याचार होगा या ज़्यादा शोषण होगा। इसके अलावा जो जोधपुर राज्य की जो जमीन थी, कुल जो जमीन था उसका 87% यानी 87% जो भूमि थी वो जागीरी क्षेत्र में थी। केवल 13% जो भूमि थी वो केवल खालसा क्षेत्र में। पहले भी मैंने बताया किसी भी राज्य के अंदर दो प्रकार की भूमि थी। जो सीधी भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी उसे खालसा भूमि कहते थे, और जो भूमि जागीरदारों के अंतर्गत थी उसे जागीर भूमि कहा जाता था। तो यहाँ की कितनी थी? 87% भूमि जागीर भूमि थी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ सामंतवाद बहुत ज़्यादा मजबूत था, और इसी कारण सामंतवाद ज़्यादा मजबूत था। क्या था? सामंतवाद के जो अपने यहाँ नियम चलेंगे और उन्हें इस क्षेत्र में भू राजस्व से संबंधित, न्याय से संबंधित बहुत सारे अधिकार इस सामंतों को मिले हुए थे। और इस कारण इन सामंतों ने क्या किया था? किसानों का बहुत शोषण कर दिया था। यानी किसानों का क्या था? बड़े पैमाने पर ये शोषण करते थे, उनका उत्पीड़न करते थे, और न्याय पाना भी क्या था? आसान नहीं था, क्योंकि जो न्यायिक शक्तियाँ थी वो इन जागीरदारों को ही प्राप्त थी, और किसान इन जागीरदारों से निकल करके राजा तक नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि उसके पहुंचने के सारे रास्ते क्या कर दिए थे? इन जागीरदारों ने ख़त्म कर दिए थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ किसानों की बड़ी दूर स्थिति थी। लेकिन जब बड़ी समस्याएं हुई तब किसान इसके प्रति खड़े हो गए थे। अगला जो कारण क्या हुआ? मरुभूमि होने के कारण या भूमि बंदोबस्त पर कृषकों और प्रशासन दोनों का ही ध्यान नहीं था। इस कारण क्या किया जाता था? किसानों से जो क्या किया जाता था? मनमाना शोषण यहाँ पर किया जाता था। किसान जिसके विरुद्ध क्या करते थे? आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे। तो इस तरीके से, हालांकि बाद में हम देखते हैं कि जो 1920-21 के अंदर भूमि बंदोबस्त किया गया, जिसके अंदर लगान अब नकद कर दिया गया, यानी लगान है वो नकद देना होगा, जिसे बिघोड़ी कहा जाता, और वो भी सिर्फ किस में किया गया? खालसा क्षेत्रों में लागू किया गया। जागीर क्षेत्रों में क्या किया गया? लागू नहीं किया गया। और जैसे हम कारणों की बात करें तो जैसे यहाँ भी किसानों के मुख्य कारण क्या थे? अत्यधिक उनसे लाग बाग ली जाती थी, उनसे बेगार करवाई जाती थी। इसके अलावा यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ वो ये है कि उन बाहरी प्रभाव भी पड़े। 1929 के अंदर जो आर्थिक मंदी आई थी उसका भी किसानों के ऊपर प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जो बाहरी क्षेत्र थे जिसमें आस पड़ोस में, जैसे शेखावटी में किसान आंदोलन चल रहा था, इधर एक ही आंदोलन चल रहा था, तो उन सारे आंदोलनों का भी क्या पड़ा था? इस पर प्रभाव पड़ा था। इनसे भी यहाँ के किसान क्या थे? बड़े परेशान थे। लेकिन यहाँ देखते हैं कि किंतु इन किसानों की समस्याओं के प्रति अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ राजनीतिक चेतना अधिक जागृत थी। हम देखते हैं कि जितने भी भारत के अंदर संगठन बने उनकी शाखाएं यह जोधपुर के अंदर स्थापित हुई थी। यानी यहाँ विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संगठन है, उन राजनीतिक संगठनों की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, जिसके कारण जो राजस्थान की बाकी रियासतों के मुकाबले यहाँ पर क्या था? जन चेतना ज़्यादा थी, जन जागृति हम कह सकते ज़्यादा थी। और जो महत्वपूर्ण या मध्यम वर्ग के नेता थे वो क्या कर रहे थे? इनका नेतृत्व कर रहे थे। अब देखो मारवाड़ हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में। जो आनंदराज जो सुराणा है और जो जय नारायण व्यास, इन्होंने क्या की थी? इसकी मिलकर के स्थापना की। इसने क्या किया? मारवाड़ हितकारिणी सभा ने क्या किया? कृषकों की समस्याओं के प्रति सक्रिय जनमत तैयार किया, है ना। तो इसने इसके कार्यों के कारण मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है, इसके कार्यों से जनता ने क्या हुआ? अब यहाँ पर जो सामंती अत्याचार है, शोषण है, उनके विरुद्ध क्या हुआ था? अब ये
तैयार हुए थे। तो इसके बाद में अब क्या होता आगे हम देखते हैं। यहाँ जब तैयार तो हुए, लेकिन इस चेतना को रोकने का जितना क्रूरतापूर्ण तरीका यहाँ जोधपुर राज्य के अंदर जो जागीरदार वर्ग द्वारा अपनाया गया, इतना संपूर्ण राजस्थान में कहीं भी क्रूरतापूर्ण दमन क्या किया था जागीरदार वर्ग ने नहीं किया था। क्योंकि पहले भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ के जागीरदार जो वर्ग है उनको क्या थे, महत्वपूर्ण अधिकार थे, और जिन अधिकारों के कारण उन्होंने क्या किया था, इन लोगों का क्या किया था, दमन करना प्रारंभ कर दिया था। अब फिर क्या होता 1936। अब देखो यहाँ पर जब ये सारी गतिविधियां चल रही थी, इसका सक्रिय सहयोग हो रहा था, तो किसानों ने भी क्या किया, काफ़ी सारी मांगे की। तो इस मांगों का क्या हुआ, जो यहाँ की जो सरकार है उस सरकार पर क्या हुआ था, बड़ा दबाव पड़ा था। तो सरकार ने इसका क्या करवाया था, जांच करवाई थी। यानी इस समय यहाँ कुल 136 जो प्रकार की जो लाग बाग क्या की थी, कुल जो लाग बाग 136 प्रकार की लाग बाग यहाँ के किसानों से ली जाती थी। लेकिन मारवाड़ हितकारिणी सभा और भी थे, जैसे मारवाड़ सेवा संघ भी था, मारवाड़ लोक परिषद भी थी। हालांकि लोक परिषद की तो स्थापना बाद में होती है, लेकिन और भी जो पुराने संगठन थे और यहाँ के नेताओं और किसानों के जो मदद से क्या हुआ था, सरकार पर दबाव पड़ा था। अब सरकार पर जब दबाव पड़ा, यानी एक इसके अलावा किसानों ने डांगावास में भी क्या हुआ था, एकत्रित होकर के जो शासन से क्या की थी, मांग की थी, और इसको शासन को अपना क्या भेजा था, मांग पत्र भेजा था। और इस मांग पत्र के कारण और विशेषकर इस मारवाड़ लोक हितकारिणी सभा के कार्यों के कारण, जिसने बहुत बड़े काम इसमें किए थे, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में भी सरकारी नीतियों का इसने क्या किया था, विरोध किया था। यहाँ से जो पशुओं का निर्यात किया जाता था उनका भी इन्होंने क्या किया था, बड़ा विरोध किया था। तो इस तरीके की इन नीतियों के कारण सरकार के ऊपर क्या हुआ था, बड़ा दबाव आया था। तो सरकार के कारण जब दबाव आया तो सरकार को अब क्या हुआ था, मजबूर होकर के अब किसानों के साथ क्या करना पड़ा था, समझौता करना पड़ा था। तो इसके लिए क्या किया गया, जब सरकार ने समझौता किया तो मेवाड़ जो न्यायालय है उस न्यायालय के माध्यम से क्या किया गया, यहाँ पर किसानों की जो 136 जो लागतें थी उसमें से राज्य सरकार ने 119 जो लागतें उसको समाप्ति की घोषणा कर दी। लेकिन ये घोषणा कहाँ पर लागू हुई थी, सिर्फ और सिर्फ जागीर क्षेत्रों में, अपने जो खालसा क्षेत्र है उस खालसा क्षेत्र के अंदर ही लागू हुई थी। ये जागीर क्षेत्र के अंदर लागू नहीं हुई, क्योंकि जागीरदारों ने इसे अपने क्षेत्र में क्या कर दिया था, लागू करने से मना कर दिया था। जागीरदारों ने कहा था कि हम अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के किसानों को क्या करेंगे, रियायत नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो किसानों से पुराने हिसाब से क्या करते थे, लागतें जारी रखे थे। तो अब किसानों ने या जागीर के किसानों ने विचार किया कि जब खालसा क्षेत्र के किसानों को राहत मिली है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, ताकि हमें भी क्या हो, राहत प्राप्त हो। तो इससे कृषकों ने क्या किया, इन्हें लागू करने के लिए क्या किया, जागीरी क्षेत्रों में भी इसे खत्म करवाने का प्रयास किया था। तो इसको लेकर के किसानों ने संगठित होकर के विरोध किया था। अब देखो, संगठित होकर विरोध करने के लिए क्या किया, कुछ संगठन थे जिन संगठन की मदद से क्या किया गया, यहाँ कार्य प्रारंभ किया था। उसमें एक संगठन था मारवाड़ लोक परिषद, जिसकी स्थापना 1938 के अंदर जो जय नारायण व्यास द्वारा ही की गई थी। तो इसने क्या किया 1939 में, देखो ध्यान देना, इसमें इससे पहले भी बहुत सारे संगठनों की मैंने बात की, वो काम कर रहे थे। और राजस्थान के अंदर इस समय जन जागृति का कारण था। राजस्थान में ये मेवाड़ के अंदर दो महत्वपूर्ण नेता आए थे। मारवाड़ के अंदर एक तो कौन आए थे, जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भी यहाँ के नेताओं को जनता से जुड़ने को कहा था और जनता को से जुड़ करके विरोध करने को तैयार किया। इसके अलावा यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी भी आए थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही 1938 के अंदर जो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसकी उन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता की थी, उस अधिवेशन के अंदर उन्होंने क्या किया, जो देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में जो भी संघर्ष चल रहे थे उस संघर्ष को अपना क्या किया था, समर्थन देना घोषित कर दिया। यानी अब क्या करेगी, अब से कांग्रेस क्या करेगी, देशी रियासतों के आंतरिक भागों में जो भी प्रजा मंडल या जो स्वतंत्रता आंदोलन आदि जो चल रहे हैं, किसान आंदोलन, उसे कांग्रेस क्या करेगी, अब नैतिक समर्थन देगी। तो इस प्रस्ताव से क्या हुआ, जो रियासतों के अंदर बड़ा ही उल्लास आ गया और इन लोगों ने क्या किया, नए तरीके से, अब नए जोश के साथ में क्या किया, जो ठिकाने या जागीरदार थे उनके अत्याचारों का क्या कर दिया, सामना करने का अब फैसला किया था। तो मारवाड़ लोक परिषद ने भी किया। इसने मारवाड़ लोक परिषद ने क्या किया, दिसंबर जो 1929 में
मुख्य रूप से क्या था, 3 मुद्दों पर इसने क्या किया था, अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। 3 मुद्दे कौन से थे? पहला तो अकाल की स्थिति, है ना, तो अकाल की जो स्थिति एवं अकाल राहत नीति से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो एक कारण वो यही था, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब भी 1931 के अंदर भी क्या हुआ था, एक बड़ा ही भयंकर यहाँ पर अकाल पड़ा था। और अकाल के समय भी सरकार ने क्या की थी, लगान के अंदर जो वृद्धि थी, जो वृद्धि की हुई उसको वापस नहीं लिया। इसके अलावा जो लगान की जो वसूली उसको भी नहीं रोका। बाकी समय में क्या होता था, अकाल होने पर जो लगान की वसूली को स्थगित कर दिया जाता, जबकि ऐसा इस समय नहीं किया गया। तो अब 1939 के अंदर तो ये मुद्दा यही था कि अकाल की स्थिति और अकाल राहत मिलनी चाहिए, यानी अकाल जब पड़े तो उस समय किसानों से जो लगान की वसूली उसको स्थगित करके किसानों को क्या पहुंचाई जाए, राहत पहुंचाई जाए, है ना। क्योंकि जब देखा कि अकाल के कारण एक तो भोजन पानी आदि की समस्या हो जाती है, और दूसरी ऐसी स्थिति के अंदर वो किसान देखे तो इससे वो दरिद्र जो किसान होता है, गरीब, तो उसका और भी निर्दयी तरीके से क्या होता है, शोषण होता है। इसके अलावा और भी बहुत जो चारे पानी आदि की जो समस्या थी उनसे लेकर के भी पीड़ित थे, और इसके अलावा इनको क्या था, जनता को सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। अब दूसरा कारण जो हम देखते हैं, जैसे 1939 के अंदर सितंबर की बात है, सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो अब दूसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर राजस्थान के अंदर जो सभी रियासतें, उससे अंग्रेजों ने क्या किया, युद्ध की सहायता करने के लिए क्या किया, पैसा वसूलना प्रारंभ किया। तो इस तरीके से युद्ध कोष में भारी मात्रा में अंग्रेज क्या कर रहे थे, अनुदान जमा कर रहे थे। तो इसका भी क्या किया, इस जो मारवाड़ जो लोक परिषद है उसने क्या किया था, विरोध किया था। और तीसरा जो इसका मुख्य जो कारण था, वो कारण था जो जागीरदारों के विरुद्ध था, है ना। क्योंकि पहले भी बताया कि जो जोधपुर राज्य का 87% है वो जागीरदारों के अधीन था। तो जागीरदारों ने क्या किया था, विभिन्न प्रकार की लाग बागें लोगों पर डाल दी थी। हमने ऊपर देखा कि 1936 में राज्य ने 119 लागें या लाग बाग जो थी उसको समाप्त कर दिया, किंतु जो जागीरदारों ने इससे क्या किया था, समाप्त नहीं किया था, अपने क्षेत्र में वसूल कर रहे थे, और बेगार प्रथा भी बदसूर जा रही थी। जागीरदारों ने जैसे बेगार को तो अपना प्रमुख अधिकार ही मान लिया था। तो यहाँ पर किसान क्या थे, किसानों के पास कोई किसी प्रकार का भूमि कानून नहीं था, न किसी प्रकार का कोई बंदोबस्त था, सिर्फ किसान जागीरदार की दया पर निर्भर था। तो बिना कोई बंदोबस्त होने, क्योंकि हालांकि जब 1921 के अंदर जो बंदोबस्त किया था वो केवल खालसा क्षेत्र में था, जागीरदारों ने लागू नहीं किया। तो इस कारण जागीरदार किसानों से मनमाना क्या करते थे, राजस्व वसूल करते थे, और कोई भी बहाना बनाकर किसानों को उनकी जोतों से क्या कर दिया जाता था, बेदखल कर दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने क्या किया था, अब ये तीसरा पॉइंट मुख्य रूप से यही था, जागीरदारों के विरुद्ध काम किया था। तो इस लोक परिषद ने किसानों की मांगों का समर्थन किया, जो हमने देखी, जैसे बेगार की मुक्ति हो, बढ़ी हुई लगान दर को कम करना हो, या चाहे वो जो खालसा क्षेत्र में 119 जो लाग बागी खत्म की गई उसको जो जागीर क्षेत्रों में लागू करवाना हो। तो ये सारी मांगों का इन्होंने समर्थन किया, और किसानों को जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए इसने क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। किसानों को कहा था आप संगठित होकर के क्या कीजिए, आंदोलन कीजिए। तो उसका अब नेतृत्व कौन कर रहा था, मारवाड़ लोक परिषद कर रहा था। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुई। फिर क्या हुआ आगे ध्यान से देखिए, है ना। तब 1941 ईस्वी में परिषद ने क्या किया, एक समिति नियुक्त करके लाग और बेगारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। किसी मारवाड़ लोक परिषद ने भी एक समिति नियुक्त की थी 1941 में, किसके लिए, कितनी लाग बागें, इन पर क्या करे, अपनी रिपोर्ट दें। और इसके अलावा जो जयनारायण व्यास है, उन्होंने भी इनके ऊपर जो गैर लागते नाम से एक पुस्तक भी लिखी थी, जिसमें से गैर लाग बागें कितनी ली जाती थी उनकी एक जो सूची है अपनी इस पुस्तक के अंदर दी थी। अब देखो इधर दूसरी तरफ क्या, जैसे जैसे इस मारवाड़ लोक परिषद है, इस लोक परिषद के अभियान को क्या कर रहा था, सफलता मिल रही थी। तो ऐसी स्थिति में क्या था, यहाँ के जो महाराजा की स्थिति बड़ी विचित्र हो चुकी थी, है ना। क्योंकि परिषद जो जागीरदार विरोधी और युद्ध विरोधी जो आंदोलन चला रही थी, तो इस आंदोलन को क्या हुआ था, इस आंदोलन के विरुद्ध, इसके प्रतिकार के रूप में इसको रोकने के लिए क्या किया था, सामने नया एक संगठन खड़ा किया। क्योंकि जो जोधपुर के महाराजा भी बड़े ही अलबेले थे,
उन्होंने कहा, मैं ब्रिटिश सरकार के वफादार सेवकी के रूप में इससे अपने कर्तव्य के अनुकूल नहीं मानता कि युद्ध के समय अपने राज्य में आधारहीन क्या राजनीतिक आंदोलन को उत्पन्न होने दूं व फैलने दूं। नहीं, मैं अपने किसानों को क्रांति के लिए प्रोत्साहित करने और अपने युवाओं को भ्रष्ट करने वाले विद्रोही आंदोलन के खुले अभियान को लंबे समय तक चलने देने के पक्ष में हूँ। तो ऐसा उसने कहा। तो इससे मतलब क्या हो गया? इससे मतलब हुआ कि वो इस किसान आंदोलन यानी मारवाड़ जो लोक परिषद है उसको क्या करना चाहते थे? खत्म करना चाहते थे। इसके आंदोलन को क्या करना चाहते थे? खत्म। तो इसके लिए क्या किया? किसान आंदोलन को जो खत्म करने के लिए इनके सामने एक मारवाड़ किसान सभा नामक एक समांतर सभा जून 1941 में गठित की गई। अब ये किसने गठित की थी? ये एक पुलिस के अंदर थे, जोधपुर राज्य की पुलिस के अंदर थे बलदेव राव मिर्दा, उन्होंने की थी। मंगल सिंह कच्छावा जिनको इसका पहला अध्यक्ष बनाया था, इनके नेतृत्व की। अब देखो मारवाड़ लोक परिषद के कारण क्या था? मारवाड़ लोक परिषद की जो मांगे एक बार फिर से सुन लीजिए। जो यहाँ पर जो जागीर क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाना था और जो खालसा क्षेत्र में जो 119 लागे मांग की थी वो यहाँ भी लागू करवाना था, बेगार को समाप्त करवाना था और जो अकाल के समय इनको राहत नहीं मिलती थी वो राहत दिलवाना था। तो ऐसे महत्वपूर्ण कार्य थे और इस कार्यों के साथ में एक मांग जो इस मारवाड़ लोक परिषद ने की थी वो थी उत्तरदायी शासन की स्थापना। यानी इन्होंने महाराजा से कहा कि आप तो राजा बने रहो लेकिन जो आपके नीचे एक मंत्री परिषद स्थापित की जाए जिसमें क्या किया जाए, जनता के लोगों को इसमें लिया जाए, जनता के लोगों को क्या किया जाए, इस लोक परिषद के अंदर क्या किया जाए, शामिल किया जाए। इसकी बात तो इस बात को लेकर के राजा भी बड़ा अचंभित था, है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो परिषद ने क्या किया, आंदोलन छेड़ दिया। किसके विरुद्ध? इस मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ जो लोक परिषद है उसने तो कैसा आंदोलन छेड़ा था? जागीर विरोधी। और इसने एक नया जो संगठन बनाया और नया संगठन बना करके इन्होंने कैसा आंदोलन छेड़ दिया था? वो आंदोलन छेड़ दिया था इस मारवाड़ लोक परिषद के विरुद्ध में। यानी मारवाड़ किसान सभा ने किसानों से कहा कि भाई ये मारवाड़ लोक परिषद है ना, ये शहरी लोगों की संस्था है, ये उच्च वर्ग के लोगों की संस्था है, इनको किसानों की समस्या से या दलितों की समस्या की कोई जानकारी नहीं, कोई मतलब नहीं है। इसके सारे नेता आप देखिए शहरों से। अब जैसे हमें किसानों की मांगों का तो हमें किसानों को पता है ना, हमारी मांगे क्या है हमें पता है, तो हमें कौन सी मांगे। तो इन्होंने कहा था जो एक मुख्य मांग थी मारवाड़ लोक परिषद की उत्तरदायी शासन की, तो वो मांग क्या करेंगे, हम नहीं करेंगे। ये क्या कर रही थी? सीधा सीधा जो महाराजा को क्या कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, है ना। बाकी मांगों को कहा और इन्होंने कहा था भाई हमें समस्या किससे, तो हमें समस्या जागीरदार थे। तो इसने कहा था जागीरदारों के शोषण से क्या किया जाए, शोषण से मुक्त होने की जो एक मांग थी वो मांग अपने इसके अंदर शामिल कर दी थी। इसके अलावा इसने कहा था हम किसी भी प्रकार का हिंसात्मक गतिविधियों में क्या करेंगे, भाग लेंगे। और किसानों से भी कहा कि आप जो मारवाड़ लोक परिषद है इस मारवाड़ लोक परिषद में क्या करें, आप इसका साथ नहीं दें। तो इस तरीके से क्या चल रहा था, ये मांगे चल रही थी। और हमने ऊपर देख भी लिया था कि एक समिति जैसे बनाई गई थी ये यहाँ पर, वो भी किसके लिए बनाई गई थी, किसने, मारवाड़ लोक परिषद 1941 में जो कितनी लाख बागें ली जाती उसकी जांच के लिए जय नारायण व्यास ने भी एक पुस्तक लिखी थी गैर कानूनी लागे, जिसमें जो गैर कानूनी रूप से लागे वसूल की जाती थी उनके बारे में क्या किया गया था, बताया गया था। तो फिर आगे क्या होता है, किंतु इस प्रकार के उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई कौन, मारवाड़ किसान सभा। यानी ये लोगों के अंदर इसका क्या था, उतना प्रभाव नहीं फैला था जितना मारवाड़ लोक परिषद का फैला था। इन्होंने हालांकि खूब प्रयास किया और यहाँ के जो महाराजा थे उनका भी पूरा सपोर्ट था इस मारवाड़ किसान सभा के साथ में, लेकिन मारवाड़ किसान सभा को क्या किया था, कोई उतनी वैल्यूबल यहाँ पर लोगों ने नहीं दी गई थी। अब क्या था, 1941-42 में जाट कर्षक सुधारक सभा, जाट कर्षक सुधारक सभा, इसकी भी स्थापना कब हुई थी, 1938 में हुई थी। तो इस सभा ने राज्य सरकार से क्या किया, राज्य सरकार से जो फैसला हुआ था वहां पर उसको लागू करवाने और जो लगान है ना, इसने क्या किया, राज्य सरकार से जो पहले वो फैसला हो चुका था उस फैसले को लागू करवाने और लगान कम करवाने के लिए क्या की, अपनी सभा की। इसने एक नया तरीका अपनाया, किसने, जाट कर्षक सुधारक सभा ने, क्योंकि इसने देखा यहाँ के जो अधिकतर किसान हैं
वो भी क्या है, जाट है। साथ में इन्होंने एक जो धार्मिक और सामाजिक जो मामला उसको उठाया, तो इन्होंने क्या किया, रामदेवरा और जो नागौर के अंदर जो जैसे मेले थे, ये मेले कैसे सामाजिक और धार्मिक उत्सव, उनका लाभ उठाते हुए संघर्ष करने के लिए किसानों को प्रेरित किया। क्योंकि इन मेलों के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर क्या करते थे, किसान भाग लेते थे, यानी सभी प्रकार के जो लोग थे, विशेषकर किसान इन मेलों में ज़्यादा आते थे। तो इनके माध्यम से इस जो जाट कृषक जो सुधारक सभा, इसने क्या किया, लोगों के अंदर जन जागृति फैलाने का कार्य किया। अब देखो, ऐसे किसी व्यक्ति को कहीं जैसे बुलाया जाएगा तो वो व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे, बहुत सारे व्यक्ति एकत्रित नहीं, लेकिन मेले आदि में, सामाजिक समारोह या धार्मिक उत्सव में बड़ी संख्या के अंदर लोग शामिल होते। तो इनके अंदर जाकर के जाट कृषक सुधारक सभा के लोगों ने क्या किया था, इनको किसानों को जागृत करना क्या कर दिया था प्रारंभ, यानी इन्हें अपने प्रचार का माध्यम बना दिया था, जिसके माध्यम से क्या कि बड़ी संख्या के अंदर लोगों तक ये अपनी बात पहुंचाने में क्या हुए थे, सफल हुए थे। अब देखते हैं, है ना। तो इस तरीके से इस आंदोलन की चर्चा क्या होने लगी, संपूर्ण पाठ। अब देखो ध्यान दा, इसी बीसी कांड हो जाता है 1942 के अंदर, है ना, चंडावल कांड। तो चंडावल कांड के अंदर क्या होता है, जो मारवाड़ जो लोक परिषद होती है वो अपना क्या करती है, अपना यहाँ पर एक अधिवेशन आयोजित कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर क्या करता है जागीरदार, इसमें क्या करता है, उसमें लाठीचार्ज करवा देता है। तो इस लाठीचार्ज की सूचना महात्मा गांधी जी को मिलती है, और महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, अपना जो समाचार पत्र होता है हरिजन, इस हरिजन समाचार पत्र में क्या करते हैं, राज्य की आलोचना करते हैं, है ना। इस राज्य की इस तरीके के जो किसानों के ऊपर जो अत्याचार किया गया, लाठीचार्ज की गई, इसकी अपने समाचार। तो जब ये समाचार महात्मा गांधी जी की जो हरिजन समाचार पत्र है इसमें छपा, तो इसके बाद दिसंबर 1943 में दरबार ने क्या किया, जो जागीरी क्षेत्र थे उन जागीरी क्षेत्रों में भूमि बंदोबस्त के क्या दे दिए थे, आदेश दे दिए थे। यानी अब क्या कर दिया, दरबार ने क्या कर दिया, भूमि बंदोबस्त के आदेश तो दे दिए, लेकिन अब इस आदेशों को मानना या नहीं मानना, ये किसके ऊपर था, ये तो ठिकाने के ऊपर था। अब ठिकाना इसको क्या करे, मानेगा या नहीं मानेगा। तो अपने को पता है कि जितने भी राजस्थान के अंदर ठिकानेदार थे, उसमें से सबसे अगर क्रूर ठिकानेदार थे, सबसे ज़्यादा शोषक ठिकानेदार थे, तो वो यहाँ के थे मारवाड़ के। उन्होंने अपने राज्य के अंदर किसी भी प्रकार की जो सुविधा है वो किसानों को देने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया, और तो और इनकार तो किया, साथ में अब दमन चक्र ज़्यादा बढ़ा दिया। यानी इसका विरोध जागीरदारों ने किया, किसके, इस दरबार के निर्णय का। ये तो कहते हैं हमारी मर्जी, हमारे क्षेत्र में कौन बंदोबस्त करने वाला, हमारा जो इच्छा होगी उतना क्या करेंगे, लगान वसूल करेंगे हम तो इन्होंने किसानों पर क्या कर दिया, अत्याचार बढ़ा दिया। फिर भी किसानों ने क्या किया, अपना का जो धैर्य नहीं खोया, यानी इन जो जागीरदारों ने अपने गुंडों के माध्यम से किसानों को निर्दयतापूर्वक पीटा, उनके साथ में अपमानजनक व्यवहार किया। फिर भी जो किसान अपना क्या हो रहे थे, आंदोलन जारी रखे हुए थे। उन्होंने किसी प्रकार से अपने जो कदम है उस कदमों को पीछे नहीं हटाया था। तो फिर क्या होता है, जब किसान इतना संघर्ष करते हैं तो संघर्ष के बाद क्या निर्णय लेता है, अब देखते आगे। फलस्वरूप अब आंदोलन ने जागीरी के ही अनुमोदन पर ध्यान केंद्रित कर लिया। अब जब इसने अत्याचार प्रारंभ कर लिए, मारवाड़ लोक परिषद के ऊपर अत्याचार की, अब देखते जाट कृषक सभा के ऊपर भी इन्होंने इसी प्रकार के काम करने प्रारंभ कर दिए। तो अब किसानों ने देखा कि सारी समस्याओं की जड़ क्या है, सारी समस्याओं की जड़ तो क्या है, ये जागीरदारी है। तो ये जागीरदारी प्रथा को ही खत्म कर दो। तो अब से इनका जो मुख्य उद्देश्य है, वो इनका मुख्य उद्देश्य हो गया जागीरदारी प्रथा को खत्म करना। यानी अब सारा ध्यान इन्होंने जागीरदारी प्रथा की तरफ लगा दिया कि जागीरदारी प्रथा को ही क्या किया जाए, अब समाप्त करने का प्रयास किया जाए, ताकि किसानों की काफ़ी सारी जो समस्याएं वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि जागीरदारी कर रहा है, जब दरबार ने क्या कर दिया, लागतें कम कर दी, तो इसने कम नहीं की। इसके अलावा जब दरबार ने भूमि बंदोबस्त का आदेश दे दिया तो इसने नहीं खत्म की। तो मतलब क्या, इसका जो मुख्य तो शोषक कौन है, जागीरदार है। तो इसको ही अब क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। तो इसको लेकर के किसानों ने बहुत ही महत्वपूर्ण अब आंदोलन छेड़ने का निर्णय किया। जागीरदारों ने क्या किया, किसान सभा और लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर क्रूर और पाशविक अत्याचार किए। यानी ऐसे अत्याचार किए, उनको पीटा, घसीटा या जैसे भी अपमान किया, जैसा जानवर पाशविक का मतलब ऐसे अत्याचार क्या किए जाते हैं, जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता, वैसे कार्य इन यहाँ के किसानों के साथ में किया। तो आप पता लगा सकते हो, ऐसे जो जागीरदार
जो किसी भी प्रकार के कार्य को मानने के लिए तैयार नहीं थे, अब वो किसानों की बात को क्या करेंगे, क्या मानेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो क्रूरतापूर्ण जो असली चेहरा है उस चेहरे को क्या कर लिया था, सामने रख लिया था। अब देखो इधर क्या होता है, इसी बीच एक महत्वपूर्ण बात घटित हो जाती, जो हमने देखा कि पहले मारवाड़ लोक परिषद कर रही थी। मारवाड़ लोक परिषद को कमजोर करने के लिए जो ठिकाना था, उस ठिकाने की मदद से क्या किया गया, ठिकाने की मदद से सामने जो मारवाड़ जो लोक परिषद को कमजोर करने के लिए उसके सामने मारवाड़ किसान सभा का गठन करवाया गया था सरकार की मदद से। किसने किया था, बलदेव राम मिर्जा ने। लेकिन अब तक 1945 की ये बात है, 1945 तक बलदेव राम मिर्जा को भी समझ में, हालांकि बलदेव राम मिर्जा ने खूब समर्थन किया था महाराजा का, और इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए, किसानों को महाराजा के पक्ष में खड़े करने के लिए सम्मेलन भी आयोजित किए। लेकिन अब तक महाराजा को अपने बलदेव राम मिर्जा को भी समझ में आ गया था कि जब तक उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं होगी तब तक क्या होगा, ये जागीरदारी संकट खत्म नहीं होगा, और जब तक जागीरदारी संकट खत्म नहीं होगा तो क्या होगा, ये कोई इसमें यहाँ किसी प्रकार के सुधार नहीं लागू होंगे, और किसानों का क्या होगा, शोषण वो क्या समाप्त नहीं होगा। तो अब क्या हुआ, जो मारवाड़ किसान सभा है वो भी मारवाड़ लोक परिषद में मिल जाती है। दोनों ही क्या करती है, अब संयुक्त रूप से क्या करती है, अपना आंदोलन चलाने का निर्णय करती। कब, जनवरी 1946 के अंदर। तो जनवरी 1946 में मारवाड़ किसान सभा और मारवाड़ जो लोक परिषद दोनों मिलकर के उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु संयुक्त रूप से क्या करते हैं, आंदोलन प्रारंभ करते हैं, और सरकार के सामने यही मांग रखी, क्या, जागीरदारी प्रथा को खत्म किया जाए। और अब ये दोनों संगठन के कार्यकर्ता मिलकर के किसानों को क्या करते रहे, जागृत करते रहे, यानी जनमानस को जगाने का क्या किया, प्रयास। अब जागीरदारों ने फिर क्या कर दिया इनके विरुद्ध, हमने अभी देखा, क्रूर और पाशविक किसानों पर बढ़े अपना जो पूरा घिनौना जो रूप है इन जागीरदारों ने यहाँ क्या कर दिया था, उजागर कर दिया था। यानी ये क्या पर पूरी हिंसक वारदातों पर उतर आए थे, और किसानों पर अत्याचार की कह सकते हैं तो कोई सीमा ही नहीं थी। और सरकार क्या हो रही थी, मूक दर्शक होकर के देख रही थी। सरकार ने किसी प्रकार की कार्रवाई का प्रयास नहीं किया। इससे जागीरदार बड़े प्रोत्साहित हुए, और उन्होंने किसानों को अत्याचार तो अत्याचार, उन्हें भूमि से बेदखल करना भी क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया। यानी किसानों के बीच में उन्होंने क्या कर दिया था, आतंक का क्या कर दिया था, वातावरण उत्पन्न कर दिया। लेकिन किसानों ने भी क्या किया था, अब पीछे कदम नहीं उठाने, यानी संघर्ष अपनी पराकाष्ठा पर अब पहुंच गया था। इसी दरमियान किसानों ने क्या किया था, अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए और जो इस अत्याचार का जो विरोध है उस विरोध करने के लिए किसानों ने डाबड़ा, जो नागौर जिले के अंदर है, तो डाबड़ा के अंदर किसानों ने क्या किया था, अपना सम्मेलन आयोजित किया था। यानी यहाँ पर क्या हुआ था, किसान सम्मेलन हुआ था। अब इस सम्मेलन के अंदर जो किसान उतरे तो इसी सम्मेलन के अंदर जागीरदारों ने किसान नेताओं के ऊपर तो जो अपने हमले थे, क्रूरता की वो शर्म सीमा भी पार कर दी थी। वो कब की थी, 13 मार्च 1947 के अंदर। ये डिडवाना परगने के अंदर आता था, और डिडवाना के जागीरदार ने क्या किया, अपने गुंडों के साथ में इस सम्मेलन पर क्या कर दिया, हमला कर लिया। यानी पुलिस ने परिषद कार्यकर्ताओं और किसानों के शांतिपूर्ण जुलूस पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा अत्याचार यहाँ पर किसानों के साथ जागीरदारों द्वारा किया गया, लेकिन किसानों ने कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। सारा का सारा ये आंदोलन अहिंसक रूप से चलाया गया था। तो इस यहाँ पर जो सम्मेलन था, उस सम्मेलन के अंदर बड़ी मात्रा में क्रूरतापूर्ण तरीके से इसको घेर करके इसके नेताओं को, सहभागियों को लाठियों से और घातक हथियारों से बड़ी निर्दयतापूर्ण तरीके से पीटा। यहाँ तक कि जागीरदारों के गुंडों ने पूरे गांव को घेर दिया था, गांव के लोगों के साथ अत्याचार किए, किसी को भी यहाँ से क्या किया था, बाहर नहीं जाने दिया गांव को। किसानों के घरों को जला दिया, उनके महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, और कहा जाता है इस घटना के अंदर 12 लोग मारे गए थे, यानी 12 किसान मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। और जो एक महत्वपूर्ण जो नेता राजस्थान के थे, मथुरा दास माथुर, है ना, जिनके नाम पर हॉस्पिटल भी बने हुए, तो उनने भी वो भी क्या हुए थे, इस सम्मेलन के अंदर घायल हो गए थे। नेताओं को बंदी बना करके रावले में ले जाया गया और वहाँ उन्हें अपमानित किया गया। इसके अलावा उन जो मौलासर के सेठ थे डूंगर जी, उनके हस्तक्षेप के बाद इन्हें छोड़ा गया था। तो वहाँ अपमानित किया, लेकिन मौलासर के एक सेठ से डूंगर जी नाम के
उन्होंने ठिकाने को समझाया, हस्तक्षेप किया बीच में, और इसके बाद ही इन जो बंधे हुए नेताओं को वहां से क्या किया गया था, छोड़ा गया था। तो आप देख सकते हो किस तरीके से किसानों के साथ में ये अत्याचार किए गए। जो उस समय डाबड़ा का वर्तमान नागौर के अंदर, उस समय जो डिडवाना परगना होता था, डिडवाना परगने के अंतर्गत ये आता था। और यहाँ किसान किसके घर पर थे, यहाँ के एक स्थानीय नेता थे मोतीलाल चौधरी। उस मोतीलाल चौधरी के घर पर ये जो क्या है, किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। और यहाँ पर इतना क्रूरतापूर्ण की अब देखो, है ना, जो लाठियाँ, तेज धार के हथियारों से हमला बोला गया, मोतीलाल के घर पर किया गया। यहाँ तक कि मोतीलाल की माता को भी नहीं छोड़ा गया, उसके पैर काट दिए इन्होंने। मोतीलाल के पिताजी, उनकी भाई की हत्या कर दी। उनकी जो पत्नी थी मोतीलाल जी, उनकी पत्नी का जो मुंह है, मुंह को ही क्या कर दिया था इन्होंने, विरूप कर दिया था, है ना। फिर इनको रावले में ले जाया गया, वहाँ जो घुड़साला होती है उनमें डाल करके, है ना, गांवों में आन बलात्कार, स्त्रियों के साथ अत्याचार। तो इस तरीके से यहाँ पर बड़ा ही क्रूरतापूर्ण तरीके से इस ठिकाने ने क्या किया था, अत्याचार किया था। तो अब इस कांड की जो भर्त्सना है वो क्या, वो चारों ओर भर्त्सना की गई, ये समाचार पूरे भारत के अंदर फैल गया। तो इस पर राज्य सरकार ने क्या किया, दोषियों को दंडित करने के स्थान पर किसान और लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ही जिम्मेदार ठहराया। तो इसी कारण तो यहाँ के जो जागीरदार थे वो प्रोत्साहन पा रहे थे। अब सरकार का काम क्या था कि अगर इन्होंने गलत किया तो उनको दंड दिया जाए, लेकिन नहीं, सरकार ने उल्टा उनको क्लीन चिट दे दी कि उनका कोई दोष नहीं है, जागीरदारों का सारा दोष किसान जो सभा है और जो लोक परिषद है उनका ही है कि उन्होंने क्या किया था, मना करने के बावजूद भी वो एकत्रित हुए थे और उन्होंने सम्मेलन आयोजित किए थे। तो अब क्या देखते हैं, इस गंभीर जो समस्या का समाधान भी स्वतंत्रता के बाद ही हो पाया था, इससे पहले नहीं हो पाया था। जब क्या होता है, 17 जून 1948 को यहाँ अंतरिम जो मंत्रिमंडल है जयनारायण व्यास जी के नेतृत्व में गठित होता है, जिसमें जयनारायण व्यास प्रधानमंत्री बनते, मारवाड़ किसान सभा के जो नाथुराम मेहता उनको कृषि मंत्री बनाया जाता है। और इसके बाद धीरे धीरे करके, है ना, 22 जून 1948 को एक ये अधिसूचना जारी करते हैं, जिसके द्वारा अब ये क्या करते हैं, जो किसानों को उनकी ज़मीन से जो जागीरदार बेदखल कर रहे थे उन पर क्या लगाई जाती है, रोक लगाई जाती है। और फाइनल रूप से जोधपुर राज्य क्या होता, 30 मार्च 1949 को जो चतुर्थ चरण होता राजस्थान उसमें शामिल हो जाता है। और 6 अप्रैल 1949 को मारवाड़ टेनेंसी एक्ट पारित किया जाता है, जिसके द्वारा किसानों को उनकी जो जोतों पर क्या है, खातेदारी के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो फाइनल रूप से ये आज़ादी के बाद ही क्या होता है, ये आंदोलन जाकर के क्या होता है, समाप्त होता है। मारवाड़ में किसानों का नेतृत्व कौन करे थे, जय नारायण व्यास थे, राधा कृष्ण ताप आदि जैसे जुझारू नेताओं ने क्या किया, इसको नेतृत्व प्रदान किया था। तो कैसा लगा ये पार्ट आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन की कड़ी के अंदर आज हम देखेंगे सीकर व शेखावटी के अंदर हुए कृषक आंदोलन के बारे में। वैसे सीकर के अंदर जो ये कृषक आंदोलन हुआ बहुत ही लंबे समय तक चला, और ये काफ़ी सारे अलग अलग भागों के अंदर ये आंदोलन हुआ था। और ऐसा महत्वपूर्ण आंदोलन था जो क्या था, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय इन तीनों ही घटनाओं का क्या था, इनका मिला जुला रूप, यानी तीनों ही घटनाओं से ये क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। और इस जो घटनाक्रम का जो नेतृत्व है मुख्य रूप से क्या किया गया था, जाट किसानों के द्वारा किया गया। जैसे अलग अलग किसानों के बारे में देखा, जो जैसे भीलवाड़ा वाला जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, और बेंगू वाला वो धाकड़ किसानों ने चलाया था, वैसे ही यहाँ का जो ये सीकर के अंदर जो किसान आंदोलन है ये किसने चलाया था, ये जाट किसानों द्वारा चलाया गया था। अब देखो शेखावटी के अंदर इस आंदोलन की थोड़ी पहले परिस्थिति देख लेते हैं। तो शेखावटी का जो क्षेत्र है ये जयपुर राज्य के अंतर्गत आता था, और इस क्षेत्र में जो किसान आंदोलन हुआ यह संपूर्ण भूभाग है जो बड़े ठिकानों और छोटे जागीरों के नियंत्रण के अंदर था। यानी यह खालसा क्षेत्र तो या तो था ही नहीं, या था तो नाम मात्र का था। तो यहाँ भी क्या थी, जो भू अधिकार थे उन अधिकारों को लेकर के किसानों में असंतोष था। इसके अलावा जो जागीरी क्षेत्र के अंदर किसानों में जो घोर प्रतिक्रियावादी सामंती शोषण था, उससे किसान यहाँ क्या थे, बड़े ही परेशान थे।
तो उसके बारे में अब देखते हैं हम विस्तार से। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के अंदर राजस्थान के अन्य इलाकों के समान सीकर ठिकाने के किसान भी क्या थे, जुल्मों से त्रस्त थे, बड़े ही परेशान थे, है ना। जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ सामंती जो घोर प्रतिक्रिया निधि थी और लोगों के साथ बड़ा ही अमानवीय क्या किया जाता था, व्यवहार किया जाता था। इन जो यहाँ के जो सामंत लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के संरक्षण के कारण उनमें मानवता और नैतिकता का जो तत्व होता था वो उसमें खत्म ही हो चुका था। अब इसमें क्या थी, कोई भी मानवीयता नहीं थी, ये हैवानी पर उतर आते थे। अब यहाँ के किसान आंदोलन होने का कारण क्या था, किसानों की जो भूमि होती थी उस भूमि का कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता था। कोई भूमि का क्या है, यहाँ दस्तावेज ये नहीं रखते थे, किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड या दस्तावेज यहाँ पर नहीं रखा जाता था। और क्या कारण थे, और कारण था लगान निर्धारण का भी कोई क्या था, उचित पैमाना नहीं था। लगान ये अनुमान के आधार पर और अपनी क्या करते थे, मन मर्जी से लगाया करते थे, यानी किसी भी प्रकार का इसके लिए क्या था, इनके पास पैमाना नहीं था कि भाई जमीन की जो बंदोबस्त थी उसके आधार पर लागू किया जाएगा, उपज के आधार पर किया जाएगा, या जमीन की जो गुणवत्ता है उसके आधार पर किया जाएगा। तो किसी भी प्रकार का क्या था, इनके पास माप नहीं था, अपनी मर्जी से ये क्या कर देते थे, लगान वसूल कर दिया करते थे। और लगान की दरें भी काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी लगान की दरें, हर साल उसमें वृद्धि करते थे और जब चाहे तब लगान की दर में क्या कर दिया करते थे, ये वृद्धि कर दिया करते थे। तो इस बात से लेकर के भी बड़े परेशान थे। और ज़मीन का उचित पैमाना नहीं होने का मतलब कृषि जो भूमि है जो मापने की इनके पास अधिकृत कोई क्या थी, जरीब नहीं थी। और इसके अलावा हमने देखा लेखा जोखा नहीं, मतलब कोई क्या थे, किसी भी प्रकार के इनके पास भूमि दस्तावेज नहीं थे, है ना। और राजस्व जो क्या करती थी उसकी जो निर्धारण की क्या थी, कोई इनके पास दर नहीं थी और राजस्व की दरें ज़्यादा थी। उत्तरोत्तर भू राजस्व की इनकी मांग क्या हो रही थी, निरंतर बढ़ती ही जा रही थी। और साथ साथ में ये विभिन्न प्रकार की लगानों के साथ में विभिन्न प्रकार की लाग जो बागे वो भी किसानों से क्या की जाती थी, वसूल की जाती है। इतना तो सब था ही, इसके साथ साथ में किसानों से विभिन्न प्रकार की क्या की थी, लाग बाग भी ली जाती थी। अकाल की स्थिति के अंदर, है ना, अकाल की स्थिति और फसलों के खराब होने पर भी लगान वसूली में किसानों की स्थिति है उसका ख्याल नहीं रखा जाता। जबकि पहले होता था अकाल के समय के अंदर क्या की जाती थी, लगान माफ़ कर दी जाती थी या लगान की दर को कम कर दिया जाता था। अब इसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाती और लगान के अतिरिक्त किसानों से अनेक प्रकार की लाग बागें और बेगार भी ली जाती थी। ये वो कारण थे जिनके कारणों के कारण किसानों ने क्या किया, विरोध यहाँ करना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन ये वो मुख्य कारण थे जिनके कारण किसानों ने यहाँ क्या किया था, अपना विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। और किसान थोड़ा बहुत भी अगर विरोध करते, है ना, तो उन्हें पकड़ करके क्या कर दिया जाता, एक काठ होता था बनाया हुआ, उसमें डाल करके उनका क्या किया जाता था, उत्पीड़न किया जाता था और ज़बरदस्ती उनके खेतों से उनको, यानी उनके जोतों से उनको क्या कर लिया था, बेदखल कर दिया जाता था। अब देखो देखते मुख्य घटनाक्रम हम देखते हैं तो कि क्या होता है। जून 1922 के अंदर जो सीकर ठिकाने के राव राजा होते माधो सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद उनका भतीजा राव राजा बनता है, कौन, कल्याण सिंह। उनका भतीजा जो कल्याण सिंह होता है वो क्या बनता है, राव राजा बनता है। कहाँ का, सीकर ठिकाने का। तो सीकर ठिकाने के आंदोलन की जो किसान आंदोलन प्रारंभ यही होता है। वैसे सीकर ठिकाने के जो किसान आंदोलन को अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसने क्या हुआ, ये जैसे ही राव राजा बना इसने क्या कर दिया, 25 से 50% भू राजस्व में क्या कर दिया, वृद्धि कर दी। और इसी वृद्धि से क्या हुआ, किसान आंदोलन क्या हो गया, प्रारंभ हुआ था। अब इस वृद्धि का इसने आधार क्या दिया कि भाई जो राव राजा जो माधो सिंह जी की मृत्यु हुई है उनके मृत्यु संस्कार और इसके अलावा उनकी जो गद्दी नशीनी का जो समारोह किया गया था, यानी जो तलवार बंधाई आदि जो टैक्स थे उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था। इसका कहा था कि इस खर्च के अंदर क्या की गई, बढ़ोतरी। यानी इसने क्या किया था, अस्थायी रूप से इसकी बढ़ोतरी को कहा था कि भाई अगले साल से इसको क्या कर दिया, सब वापस पहले जैसा ही क्या किया जाएगा, लगान वसूल किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, लेकिन 1923 के अंदर इधर तो वर्षा कम हुई और इसके अलावा जो कम करना था टैक्स वापस पुरानी दर से वो किया नहीं और नई दर से क्या की जा रही थी, लगान की वसूली की जा रही थी। तो इस कारण यह सीकर के जो किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका पहला चरण अब यहाँ से क्या होता है, शुरू होता है।
अब देखते कि राजस्थान जो सेवा संघ के क्या है प्रधान जो मंत्री होते हैं सेवा संघ के राम नारायण चौधरी, उनके नेतृत्व में किसानों ने क्या किया था, इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी। तो देखो जो राम नारायण चौधरी होते हैं, जो राजस्थान सेवा संघ के क्या होते हैं मंत्री होते हैं, बिजोलिया बेंगू आदि जो किसान आंदोलन होते हैं उनसे भी क्या करते हैं, जुड़े रहते। तो यहाँ भी जो किसान है, किसानों को संगठित करने का काम किसने किया था, राम नारायण चौधरी ने किया था। क्योंकि 1922 के अंदर बिजोलिया के अंदर समझौता हो जाता है। उस समझौते के बाद जो राम नारायण चौधरी है वो सीकर को अपना क्या बना लेते हैं, कार्य क्षेत्र बना लेते। इसके लिए ये क्या करते हैं, एक समाचार पत्र होता है तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान के अंदर सीकर के किसानों के पक्ष में क्या करते हैं, समाचार लिखते हैं और प्रभावी वातावरण जो बनाते हैं। लेकिन क्या करता है, ठिकाने की तरफ से क्या कर दिया, इस अखबार पर रोक लगा दी जाती है और इनको भी क्या कर दिया जाता है, इस ठिकाने में अपने आने पे रोक लगा दी, इनको भी निर्वाचित कर दिया जाता है। तब क्या करते हैं, ये जो बाहरी क्षेत्रों में रहते हुए इस आंदोलन को राजस्थान के साथ भारत और भारत के साथ में क्या करते हैं, विदेशी स्तर पर भी क्या कर देते, संरचित कर देते। इसके लिए क्या करते हैं, लंदन से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था जिसका नाम था डेली हेराल्ड। डेली हेराल्ड नामक एक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र में इन्होंने जो सीकर के किसानों की समस्याओं के संदर्भ में क्या लिखा था, लेख लिखे थे। और इंग्लैंड में क्या किया था, जो सीकर किसानों के संबंध में क्या किया था, समर्थन के अंदर वातावरण तैयार करने का इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था। तो इस वातावरण के काम इसका बहुत बड़ा इनको लाभ मिला, क्योंकि इनके जो प्रयासों से मई 1925 के अंदर जो इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें उसके सदस्य थे, हाउस ऑफ कॉमन्स के मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस ने सीकर के किसानों के मामले के संबंध में क्या पूछा, प्रश्न पूछा। उनके प्रश्न पूछने से क्या हुआ, अंग्रेज सरकार पर क्या आया, दबाव आया और भारत सरकार को क्या करना पड़ा, इसके पूरे घटनाक्रम की क्या करनी पड़ी, जांच के लिए क्या करना पड़ा, आदेश देना पड़ा था। और इस कारण बाद में एक जो जांच आयोग भी बिठाया जाता है और जिस जांच आयोग में ठिकाने और किसानों को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो इससे भी क्या हुआ, इस आयोग के गठन से भी किसानों के अंदर भारी चेतना और उत्साह का संचार हुआ। हालांकि इस आयोग से इन्हें हासिल कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी ये किसानों की एक तरफ से क्या थी, जीत सी। उनसे कहा भाई इतनी बात थी और इससे क्या हुआ, इनके ऊपर प्रेशर आया और इनको क्या करना, संगठन बनाना पड़ा और हमें भी किसानों को भी शामिल करना पड़ा था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना क्रम इस समय पर यहाँ पर क्या हुआ था, घटित हुआ था। यानी किसानों के अंदर इससे भारी जो चेतना है वो चेतना जागृत हुई थी। अब क्या हुआ, ये एक पहला पार्ट है जो यहाँ पर हम देख चुके। इसी पार्ट का दूसरा चरण है, पहले पार्ट का ही 1931 के अंदर राजस्थान क्षेत्रीय जाट सभा की क्या होती है, स्थापना होती है। अब देखो होता क्या है, अखिल भारतीय स्तर पर जो क्या थी, जाटों की एक संस्था थी जिसका नाम था अखिल भारतीय जाट महासभा, जिसने अक्टूबर 1925 के अंदर पुष्कर जो अजमेर है उसके पास में एक अपने सम्मेलन का क्या किया था, आयोजन किया था। और उस सम्मेलन के अंदर शेखावटी क्षेत्र के जाट किसान भी बड़ी संख्या के अंदर शामिल हुए थे और वहां से बड़े उत्साहित होकर के ये यहाँ पर आए थे और इसी से प्रेरणा लेकर के आए थे किससे, अखिल भारतीय जाट महासभा की। भाई जैसे अखिल भारतीय स्तर पर जाट महासभा भारत में काम कर रही है, वैसे राजस्थान के अंदर भी जाटों को क्या करना, जातीय आधार पर संगठित करने के लिए क्या किया जाए, एक राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन किया जाए। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था, कंपटीशन एग्जाम्स के। इसके बाद क्या हुआ, इसकी स्थापना के बाद किसान आंदोलन को क्या मिली, बड़ी नई ऊर्जा मिली, क्योंकि अब जो किसान अधिकतर यहाँ के जाट थे और जाट के जातीय आधार पर किसान क्या होने लगे, संगठित होने लगे। किसानों को धार्मिक आधार पर संगठित करने के लिए ठाकुर देशराज ने क्या किया, पलथाना के अंदर एक सभा की। ये ठाकुर देशराज कहाँ के थे, भरतपुर के थे। तो इन्होंने पलथाना के अंदर एक सभा की और सभा करके जाट प्रजापति महायज्ञ करने का क्या किया था, निश्चय किया था। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण, जो हमने अभी पुष्कर वाला देखा। इसके बाद में इस जो अखिल भारतीय जो जाट महासभा है, इस जाट महासभा ने क्या किया था, झुंझुनू के अंदर भी क्या किया था, अपना सम्मेलन आयोजित किया था। और उस झुंझुनू वाले सम्मेलन के अंदर इन्होंने निर्णय लिया था कि अगले साल बसंत पंचमी को, यानी जो 1934 के अंदर, ये 1933 में हुआ था, कि 1934 के अंदर क्या किया जाएगा, एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा बसंत पंचमी में। दिन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, पलथाना के अंदर। तो सभी जो किसान है उसको वहाँ पर क्या था,
एकत्रित होने के लिए इसमें क्या किया गया था, आमंत्रण किया गया था। और इधर महात्मा गांधी जी भी इस समय क्या चला रहे थे, असहयोग आंदोलन चला रहे थे। तो ऐसी बहुत घटनाएं थी जिस घटनाओं के कारण अब यहाँ के जो किसान हैं बड़े ही प्रभावित हुए और इनके अंदर नई जागृति और उत्साह का क्या हो गया, इस क्षेत्र के अंदर संचार हुआ था। तो अब देखते हैं आगे अब यहाँ पर क्या किया। हालांकि किसानों के अंदर बहुत सारी जागृति हुई और इस बात को लेकर के अब पलथाना के अंदर जो सम्मेलन था उस सम्मेलन का क्या हो रहा था, आयोजन यहाँ पर किया गया था। यानी इस सम्मेलन की किसानों ने क्या की थी, ठिकाने की तरफ से एक तो अनुमति नहीं दी, क्योंकि किसानों ने कहा था ये तो क्या थे, एक सामाजिक कार्यक्रम है, इस कारण इसकी क्या करनी, कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। तो किसानों ने जैसा कि निर्धारित किया था, जो अपनी 1933 की जो सभा हुई थी झुंझुनू के अंदर, उसमें निश्चित किया था, उसके निश्चित किए हुए दिन के अनुसार बसंत पंचमी को यानी 20 जनवरी 1934 को सीकर के अंदर पलथाना के अंदर इनका किसानों का क्या किया गया, सम्मेलन आयोजित किया गया। जो उस समय निर्णय लिया गया था कि यहाँ क्या किया जाएगा, जाट प्रजापति यज्ञ किया जाएगा और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, किसानों को संगठित किया जाएगा। तो ये 20 से लगाकर 26 जनवरी तक इनका क्या किया गया, जाट प्रजापति महायज्ञ संपूर्ण यहाँ पर किया जा रहा था। इसके यज्ञाचार्य कौन थे, पंडित खेमराज शर्मा, इनकी देखरेख में यज्ञ प्रारंभ हुआ था। यज्ञ की समाप्ति के बाद किसान यज्ञपति कौन थे, ठाकुर कुंवर सिंह, उनको हाथी पर बैठा करके क्या करते थे, जुलूस निकालना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर राजपूतों ने पहले भी जाटों और अन्य किसी को भी घोड़े पर सवार होने नहीं देना चाहते थे। यानी उससे अपनी क्या मानते थे, अपनी परंपराओं और ठिकाने की नीति की क्या मानते थे, विरुद्ध मानते थे। और जब यहाँ पर ये हाथी पर बैठकर जुलूस निकालना, तो इसका भी क्या किया, ठिकाने ने विरोध किया और कहा ये हमारी परंपरा और हमारी ठिकाने की जो नीति है उसके क्या है, विरुद्ध है। हम किसी भी आधार पर आपको हाथी पर सवार होकर के क्या करेंगे, यहाँ पर जुलूस नहीं निकालने देंगे। तो इस स्थिति में क्या हो गया है ना, क्योंकि यहाँ का जो राव राजा कल्याण सिंह और जो ठिकाने के अन्य जागीरदार इसके विरुद्ध हुए, तो इससे लोगों में जागीरदारों के प्रति क्या हुआ, भारी रोष उत्पन्न हुआ और माहौल बड़ा तनावपूर्ण हो गया। यानी ठिकाने और किसानों के जो आपसी संबंध है वो बड़े कटुतापूर्ण हो गए। और यहाँ पर काफी सारे जो इस मायक के सहायक लोग थे उन्होंने क्या किए थे, बड़े उत्तेजनापूर्ण भाषण दिए थे, जिस कारण क्या हो गया था, अब यहाँ पर जो वर्ग कटुता और वर्ग घृणा को क्या मिला था, बढ़ावा मिला था। यानी जाटों और जो राजपूतों के अंदर यहाँ पर तनावपूर्ण संबंध क्या हो गए थे, उत्पन्न हो गए थे। अब ऐसी तनावपूर्ण स्थिति के अंदर क्या होता है, आगे ध्यान से देखेंगे। तब एक प्रसिद्ध जो नेता थे, किसान नेता थे छोटू राम। छोटू राम ने क्या किया, जयपुर के महाराजों को तार द्वारा सूचित किया कि एक भी किसान को कुछ हो गया तो अन्य स्थान पर भारी नुकसान होगा। क्योंकि यहाँ जब ठिकाने ने क्या किया, ऐसे करने से मना कर दिया, इन्होंने उनको हाथी पर जुलूस नहीं निकालने दिया। इसके अलावा ठिकाने ने किसानों के ऊपर कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया। उसके ऊपर जो जयपुर पेनल कोड की धारा 177 लगा दी और किसानों को यहाँ से ये छोड़ने के लिए कहा, अगर नहीं छोड़ोगे तो क्या करेंगे, आपके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। और जो इसके जो सचिव थे मास्टर चंद्रभान सिंह, उसको भी क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ छोटू राम ने तार भेजा और कहा कि जयपुर राज्य को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यानी जहाँ जहाँ भी जाट है, यहाँ नहीं, सब जगह जयपुर राज्य के विरुद्ध हम क्या करेंगे, संघर्ष खड़ा करेंगे। तो अनंत फिर क्या हुआ, किसानों की जिद के आगे सीकर ठिकाने को झुकना पड़ा था। क्यों, क्योंकि जयपुर तक बात पहुंची महाराजा, तो महाराजा ने ठिकाने ऊपर क्या डाला, दबाव डाला कि वो किसानों को क्या किया जाए, हाथी प्रदान किया जाए और उन्हें जुलूस निकालने दे। तो इस दबाव के बाद, यानी जो जयपुर सरकार की जो लगातार दबाव है, उस दबाव के कारण मजबूर होकर के यहाँ के जो ठिकाने के जो राव राजा उसको झुकना पड़ा और संवेद ठिकाने ने जुलूस के लिए क्या किया, सजा सजाया हाथी प्रदान किया था। तो इस प्रकार 7 दिन चलने वाले, हमने देखा कि 20 से 26 जनवरी तक 7 दिन चलने वाले इस ईद के कार्यक्रम में स्थानीय लोग, यहाँ के तो थे ही शेखावटी के, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, लुहारू, पटियाला, हिसार जैसे स्थानों से लगभग कितने हुए थे, 3 लाख किसान यहाँ पर क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे। यानी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर क्या थे, किसान एकत्रित हुए थे। तो ये था इस एक जो कांड था जिसका एक पार्ट।
अब इसका एक पार्ट हमने समझ लिया। अब दूसरा पार्ट वो देखेंगे जिसके अंदर क्या था, महिलाओं की महत्वपूर्ण रूप से एंट्री होगी। और उन महिलाओं ने क्या किया था, ये अपने आप में राजस्थान में हुए किसान आंदोलन के अंदर एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसमें बड़ी संख्या के अंदर भाग लिया था। वर्तमान समय में चाहे किसी भी राजनीतिक दल का अगर सम्मेलन हो जाए, फिर भी इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग क्या करते हैं, इसमें भाग नहीं लेते हैं। इतनी बड़ी संख्या जितना यहाँ पर लिया था, तो इतनी बड़ी संख्या में कभी भी लोगों ने क्या किया था, भाग नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर जब इस सम्मेलन के अंदर महिलाओं ने भाग लिया, लोग तो ले लेते भाग, लेकिन महिलाएं नहीं लेती, तो यहाँ बड़ी संख्या के अंदर क्या किया था, महिलाओं ने जब भाग लिया था, तो ये अपने आप में बड़ा ही अभूतपूर्व था कि किस तरीके से महिलाएं जो अपने अत्याचार है, उस अत्याचार के विरुद्ध क्या हुई थी, यहाँ पर संगठित हुई थी। ये अपने आप में महिला जागृति का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो होता क्या है, देखो सीकर जो किसान आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। कैसे कि सियोट जो एक ठिकाना है सियोट, वहाँ का ठाकुर मान सिंह है ना, यानी वहाँ का ठिकानेदार है, उस मान सिंह ने अपने पास में एक गांव पड़ता सोतियावास, उस सोतियावास नामक गांव की जो किसान महिलाओं के साथ क्या कर दिया था, दुर्व्यवहार कर दिया। इस दुर्व्यवहार ने वापस इस जो शेखावटी का यानी सीकर वाले क्षेत्र के अंदर लोगों के अंदर उत्तेजना भर दी, है ना। अब तो क्या था, इतने दिनों तक तो क्या किया पुरुषों के साथ, लेकिन अब क्या करने लगा, ठिकाना महिलाओं के साथ भी बेइज्जती पर उतर आया था। तो इससे अब मोर्चा महिलाओं ने संभाल लिया था। यहाँ पर अब पुरुषों ने नहीं, अब महिलाओं ने क्या कर लिया था, मोर्चा संभाल लिया था। तो इसके विरोध में एक सम्मेलन महिलाओं का आयोजित किया गया। डेट ध्यान रखना 25 अप्रैल 1934 को। स्थान कौन सा है, कटराल थल नामक स्थान पर किशोरी देवी के नाम। ये किशोरी देवी कौन है, जो हरलाल सिंह खर्रा थे उनकी धर्मपत्नी थी। उनकी अध्यक्षता में एक महिलाओं का विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। और सीकर ठिकाने ने क्या किया, इस सम्मेलन को रोकने के लिए यहाँ पर धारा 144 लगा दी, लेकिन इसके बावजूद कानून तोड़कर महिलाओं का सम्मेलन, यानी महिलाओं ने अब क्या किया, किसी भी प्रकार के कानून का पालन नहीं किया, न डरी न पीछे हटी। और इस सम्मेलन में लगभग उस समय 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। तो ये बड़ी बात थी उस समय, जब इतनी बड़ी संख्या के अंदर महिलाओं ने क्या किया था, भाग किया था। इसमें तो कौन थी, श्रीमती दुर्गा देवी शर्मा थी, श्रीमती फूलान देवी, श्रीमती रमा देवी जोशी, श्रीमती उत्मा देवी। ये श्रीमती उत्मा देवी जो भरतपुर के ठाकुर देशराज थे उनकी धर्मपत्नी थी। और इसने इस जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन को संबोधित करने का काम इन्होंने ही किया था। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, महत्वपूर्ण रूप से इस सम्मेलन को क्या किया था, संबोधित किया था। तो ये बहुत इस अपने समय के अंदर क्या थी, बड़ी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती। अब आगे और देखते हैं एक और महिलाओं का योगदान। 2 महिलाओं का आपको नाम ध्यान रखना। एक तो आपने ये देख लिया किशोरी देवी का, इसके अलावा जो महिलाओं के नाम आए ये कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में इनको क्या किया जाता, सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखेंगे इसका अगला पार्ट जो क्या है, वो कूदन हत्याकांड। अब देखते हैं कि जो अभी कटराथल सम्मेलन हुआ था वो 25 अप्रैल 1937 को, इसके एक साल बाद यानी 25 अप्रैल 1935 को। अब देखो क्या था, इसके पहले और भी संघर्ष चल रहे थे, जयसिंहपुरा, हनुमानपुरा, जो ऐसे बहुत सारे जो यहाँ पर हत्याकांड हो चुके थे अंदर, जिसने किसानों के ऊपर क्या चलाई थी, गोलियां चलाई थी। उसी समय इससे थोड़ा सा पहले यानी 22 मार्च 1935 को जो खुड़ी नामक गांव है, उस गांव के अंदर जब जाटों की बारात में दूल्हे को घोड़े पर चलाया था, तो वहां पर क्या हो गया था, राजपूत और इनमें क्या हो गया था, झगड़ा हो गया था। तो इस झगड़े के भी बड़ा कारण था। तो इसी कारण जो जाट सभा थी उसने भी निर्णय ले लिया कि अब कोई भी जाट क्या करेगा, लगान अदा नहीं करेगा, यानी टैक्स नहीं देगा, यानी राजस्व जमा नहीं करवाएगा। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको क्या किया जाएगा, जाति से बाहर कर लिया जाएगा। इसके अलावा राजपूतों के साथ साथ में अन्य उन जातियों का भी सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा जो राजपूतों का क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो ऐसी स्थिति में ठिकाने ने क्या किया, बलपूर्वक राजस्व जो वसूल करने का क्या किया, उसने कार्य प्रारंभ किया था। तो बाकी जगह तो ठीक था, लेकिन जब ये ठिकाना कुंदन गांव में आया तो यहाँ इसको बड़ा क्या था, विरोध का सामना पड़ा था। कब आया था, 25 अप्रैल 1935 को, जब राजस्व अधिकारियों का दल लगान वसूल करने के लिए कहाँ पहुंचा, कुंदी गांव पहुंचा। तो जब इसके बीच में बात हो रही थी तो उसी समय एक वृद्ध महिला थी, दापी दादी द्वारा उत्साहित कैसे, उसने उसके अत्याचारों के बारे में बताया
कि किस तरीके से राजपूतों ने आपके साथ अत्याचार करे, पीछे जो महिलाओं पर और अन्य जो हत्याकांड हुए थे उनमें, और कहा था आपके साथियों के ऊपर गोलियां चलाई थी, जिसमें से खूड़ी हत्याकांड में एक जाट मारा भी गया था और बाकी जो कांड हुए उनमें भी मारे गए थे, जय सिंहपुरा वगैरह, हनुमानपुरा, उनमें भी क्या हुए थे, लोगों के ऊपर गोलियां चलाई उसमें। तो इसने उत्साहित कर दिया कि ऐसे लोगों का हमने क्या वचन लिया हुआ है, हमने वचन लिया हुआ है कि राजपूतों को किसी भी प्रकार का जो टैक्स है हम नहीं देंगे, यानी राजस्व का क्या करेंगे, भुगतान नहीं करेंगे। और अपने के जाट जाति ने भी ये किया हुआ फैसला कि अगर कोई भी ठिकाने को राजस्व देगा तो उसे जाट से बाहर कर लिया। तो इस बात से दापी दादी द्वारा उत्साहित किए जाने पर किसानों ने संगठित होकर के लगान देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, ठिकाना ये स्वीकार करेगा। वो तो अपने पुलिस बल के साथ में आया हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, एक अंग्रेज अधिकारी था, कैप्टन वेव, तो वो नेतृत्व कर रहा था। तो पुलिस ने क्या कर दिया, किसानों के विरोध का दमन करने के लिए उन पर क्या चलाई, गोलियां चलाई। यह जनरल डायर कौन बना था, कैप्टन वेव। तो इसने क्या कर दी, गोलियां चला दी, जिसमें 4 किसान चेतराम, टीकूराम, तुलसाराम और आसाराम क्या हो गए, शहीद हो गए। और 175 किसानों को क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया। और इसके साथ साथ में क्या किया था इस पुलिस बल ने, यानी यहाँ 3 दिनों तक इस कैप्टन वेब ने आतंक फैलाए रखा। इसके कुंदन के आसपास के गांवों में भी पुलिस ने क्या किया, इसने कैप्टन वेब ने गोलियां चलाकर इस पूरे क्षेत्र में उसने आतंक फैला दिया था। अब यहाँ बड़ी ध्यान देने योग्य बात है, अब ये हत्याकांड हो गया। तो इस विभत्स हत्याकांड के बाद सीकर किसान आंदोलन की गूंज एक बार फिर से दोबारा ब्रिटिश संसद के अंदर सुनाई दी। पहली बार तो इसने रामनारायण चौधरी के प्रयासों से क्या हुआ, इसकी गूंज ब्रिटिश संसद के अंदर सुनाई दी थी। अब फिर से इस आंदोलन की गूंज ब्रिटिश संसद के अंदर सुनाई देने लगी थी। फिर से इससे संबंधित क्या पूछा गया, ब्रिटिश संसद के अंदर प्रश्न पूछा गया। कहां पर, जून 1935 के अंदर, जब इस पर हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर प्रश्न पूछा गया तो जयपुर के महाराजा पर मध्यस्थता के लिए क्या पड़ा, बड़ा ही दबाव पड़ा। और महाराजा के दबाव के बाद जागीरदार को भी क्या होना पड़ा, झुकना पड़ा। और किसानों के साथ में क्या करना पड़ा, समझौता करना पड़ा। अब इस समझौते के कारण क्या किया गया था, किसानों की जो अधिकांश मांगे हैं वो क्या करनी पड़ी, अब ठिकाने को स्वीकार करनी पड़ी थी, है ना। तो स्वीकार कर ली ठिकाने ने अधिकांश, जिसमें क्या था, जो भू राजस्व की जो दर है उस दर को क्या किया, 1/2 के स्थान पर 2/5 भाग निर्धारित किया गया। इसके अलावा खालसा क्षेत्र में भूमि का बंदोबस्त करवाया गया। तो इस घटना के बाद में क्या हुआ, थोड़े समय के लिए क्या हो गया था, ये आंदोलन एक बार के लिए समाप्त हो गया था। फिर देखते आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं में से कौन थे। सरदार हरलाल सिंह थे, नेतराम जी गोरीर थे, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, वने सिंह बाटड़ा नाऊ, हरि सिंह पतल थाना, यानी इनके पीछे इनके गांवों के नाम है। गेरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह बेरूपुरा और जो लेखराम कसवाली आदि प्रमुख इसके नेता थे। ये तो इन नेताओं के ध्यान रखने। इसके अलावा जो प्रमुख महिलाएं थी जिन्होंने कटराथल सम्मेलन में भाग लिया था, उनमें देखो कभी यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर कि निम्न में से या तो पूछ लिया जाता कौन शामिल थे या पूछ लिया जाता कौन शामिल नहीं था। तो ये नाम ध्यान रखना, दोबारा सुन लो। हरलाल सिंह खर्रा जो थे, नेतराम सिंह गोरीर, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, वने सिंह बाटड़ा नाऊ, हरु सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह बेहरूपुरा, लेखराम कसवाली, ये प्रमुख नेता थे। अब देखो हम, ये तो हो गया हमारा पार्ट दूसरा पूर्ण। अब हम देखेंगे इसका जो तीसरा पार्ट देखेंगे, जो बड़ा ही निर्णायक था, यानी तीसरा चरण था, बड़ा ही निर्णायक हुआ था। इस निर्णायक चरण के अंदर क्या हुआ था, क्या घटनाएं हुई थी, इनके बारे में देखेंगे। जिस चरण के अंदर अब किसानों ने क्या किया, सामंती एवं औपनिवेशिक जो शोषण है उसका जुआ अब किसानों ने क्या कर दिया, उतार फेंक दिया। यानी इस आंदोलन का जो सामाजिक और राजनीतिक आधार अब बड़ा ही विस्तृत हो गया था, क्योंकि इसका जुड़ाव अब राष्ट्रीय स्तर पर जो चली आ रही थी घटनाएं, उन घटनाओं से जुड़ गया था। तो इसी कारण अब यहाँ नए तरीके से किसानों के अंदर जो उत्साह और जोश का संचार हुआ, और इसी कारण अब किसान सब कुछ करने के लिए अब तैयार थे। अब यानी किसी जो आर या पार की हम कह सकते हैं, वो लड़ाई अब यहाँ पर किसान लड़ रहे थे। हालांकि इस जो क्षेत्र में हम पढ़ेंगे अब की, वो थोड़ा झुंझुनू क्षेत्र के कुछ इलाके हैं, उन इलाकों के बारे में देखेंगे। इनके प्रमुख क्षेत्रों में जो किसान संघर्ष हुआ था, उन संघर्ष के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।
तो यहाँ के एक 5 ग्राम समूह थे जिन्हें पंचपाने के नाम से, ये भी पूछा गया था, 5 गांव ध्यान रखना, बिसाऊ है, डुंडलोद है, मलसीसर, मंडावा और नवलगढ़, ये ठिकाने, तो इनको पंचपानों के नाम से जाना जाता है। इसमें यहाँ पर क्या था, राज्य प्रशासन की बड़ी अकर्मण्यता थी। यहाँ जो होने का कारण क्या था, यानी ये ठिकाना यहाँ के जो नीतियाँ थी इनकी सही नीतियाँ नहीं थी, और ये क्या कर रहे थे, किसानों के साथ बड़ा क्या कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। अब ये बड़ा किसानों के साथ जब अत्याचार कर रहे थे तो क्या होगा, किसान कब तक सहन करेगा, है ना, अत्याचार कर रहे थे। इसके अलावा 1929 और 30 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी है। आर्थिक मंदी आने से क्या हो गए, वस्तुओं के मूल्य गिर गए, तो इससे भी किसानों की स्थिति बड़ी यहाँ पर कष्टमय हो चुकी थी। इधर किसानों की समस्याओं का समर्थन कौन कर रही थी, अखिल भारतीय जो जाट महासभा कर रही थी, उसने झुंझुनू के अंदर अपना वार्षिक सम्मेलन भी क्या किया था, आयोजित किया था। जो हमने पीछे देख चुके हैं कि 1933 के अंदर यहाँ पर क्या किया, 1932 में यहाँ पर क्या किया गया था, उसने सम्मेलन आयोजित, जिससे किसानों को क्या मिला था, बड़ा नैतिक बल मिला था। यानी उसने कहा था किसानों से कि हम आपको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और साथ में उनसे भी कहा था आप संगठित होकर के क्या कीजिए, विरोध कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ किसानों ने क्या किया था, बड़ा ही जोश के साथ अब ये संघर्ष प्रारंभ कर दिया था। उचित सुनवाई न होने पर किसानों ने क्या किया, लगान नहीं देने का फैसला किया। किसानों ने पहले ठिकाने से, लेकिन ठिकाने नहीं, फिर जयपुर महाराजा से अर्ज लगाई, और जो वहाँ का राजस्व अधिकारी था उस राजस्व अधिकारी के पास में भी क्या की, अपनी बातों को पहुंचाया था। कई बार जयपुर के महाराजा के नाम पर भी इन्होंने क्या लिखा था, पत्र लिखा था, लेकिन वही ढाक के 3 बात, यानी किसी भी प्रकार का इस बार कोई समाधान नहीं हुआ। इसकी अपेक्षा इस बार जो जयपुर राज्य वो भी ठिकाने की क्या आ गया था, समर्थन के अंदर उतर आया था। तो ऐसी स्थिति में स्थिति थोड़ी विकट हो जाती है। तब किसान क्या करते हैं कि वो लगान नहीं देने का यानी कर बंदी आंदोलन चलाते, और इसी समय आप देखते हैं 1923 से 32 के बीच में, है ना, चल रहा। हालांकि फिर गांधी जी क्या कर लेते हैं, अपना आंदोलन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते, फिर दोबारा शुरू करते हैं। 1934 से 36 में कुछ समझौतों की रूपरेखा बनी, यानी बार बार अंग्रेजों द्वारा दबाव डाला जाता था ठिकाने पर, और इसी कारण जो जयपुर राज्य की हस्तक्षेप आदि के कारण क्या बनती थी, समझौते की कुछ तैयारी होती थी, लेकिन जागीरदार ने हर बार उस समझौतों का क्या किया, विरोध किया। इसके विरोध के कारण इसकी कोई क्रियान्विति नहीं हो सकी, और किसानों की समस्याएं वैसी की वैसी बनी रही। 1938 में जयपुर प्रजामंडल ने भी क्या किया, इस आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दिया था। हमने देखा था जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जो पहले तो सबसे पहले 1900 कब हुई थी, 36 में, और बाद में 1938 के अंदर जब जमनालाल बजाज जी थे उनकी अध्यक्षता में इसका क्या किया गया था, वापस पुनर्गठन किया था। तो इसने क्या किया था, जयपुर जो प्रजामंडल इसने भी किसानों की समस्याओं की तरफ बड़ा ही ध्यान दिया था और इनको अपना नैतिक समर्थन प्रदान किया था। 1942 से 46 के मध्य जयपुर राज्य और दोनों पक्षों में संतुष्टि के लिए क्या हुए, विभिन्न समझौते क्या करने, लागू करने का प्रयास करते। किसके बीच में, दोनों पक्षों, किसानों और जो ठिकाने के बीच में, लेकिन इनका कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। किसके कारण, जागीरदारों के अड़ियल रवैये कारण, यानी जागीरदारों ने किसी भी फैसले को नहीं माना, चाहे वो जयपुर राज्य ने दिया हो या जो अंग्रेज राजस्व अधिकारियों ने उसे कहा हो, यानी हर बार इन्होंने क्या कर दिया, इनसे मुकर गए थे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा था, ये संघर्ष किसानों का जारी रहा, और कब तक जारी रहा, भारत की आज़ादी तक, यानी 1947 तक जारी रहा। और भारत की आज़ादी यानी 1947 के बाद ही क्या हो पाया, इसका स्थायी रूप से क्या हुआ, समाधान निकल पाया। तब तक किसान क्या करते रहे, संघर्ष करते रहे थे। तो भारत की आज़ादी के बाद में जब राजस्थान का वो गठन पूरा हो गया था, जिसमें जयपुर का वृहद राजस्थान के अंदर जो 30 मार्च 1949 को शामिल हुआ था, इसके अंदर शामिल हो गया था। और अब किसानों को जो बेदखली उनको ज़मीन से हटाया वगैरह जा रहा था, तो उनसे बचाने के उद्देश्य से क्या किया गया, राजस्थान के किसान जो सुरक्षा अधिनियम है वो पारित किया गया। और इसके बाद में राजस्थान मध्य भारत जो जागीर जांच समिति है उसका भी गठन किया गया। तो इन सारों के माध्यम से क्या कर दिया गया, दिसंबर 1949 के अंदर जो जागीरदारी व्यवस्था है उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। और बाद में फाइनल रूप से एक कानून बना था 1952 के अंदर,
1952 में बने इस कानून के अंदर राजस्थान सरकार ने क्या कर दिया, जागीरदारी व जमींदारी जो उन्मूलन अधिनियम पारित किया। इससे कहा जाता है राजस्थान सरकार ने क्या किया था, जागीरदारी व जमींदारी उन्मूलन अधिकार जो अधिनियम पास किया था, और इसके माध्यम से क्या हुआ था, इस अधिनियम द्वारा जो जागीरदारी व्यवस्था है वो सदा के लिए क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी, और किसानों को अपनी जमीन पर क्या हो गया था, अधिकार मिल गया था। तो इस तरीके से ये हमने संघर्ष देखा था सीकर के लोगों का, अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 बार इस किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटिश संसद के अंदर क्या हुई थी, सुनाई दी थी। तो महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या किया गया, इस आंदोलन को प्रचारित किया गया। अगर मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।